हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने मर्टन को लेके आए हैं। मर्टन के सिद्धांत को आज हम पढ़ेंगे और मर्टन से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है सोशियोलॉजी में, तो यहाँ मर्टन को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं मर्टन को। रॉबर्ट किंग मर्टन। मर्टन का जन्म जो है, ये अमेरिकी सोशियोलॉजिस्ट हैं। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था 1910 से 1990। ये डेट है इनका 1910 से 1990। उसके बाद ये जानेंगे, ये पार्सन्स के शिष्य हैं। किसके? पार्सन्स के स्टूडेंट रहे हैं, यहाँ हम समझेंगे। और पार्सन्स का बहुत बड़ा प्रभाव मर्टन के ऊपर पड़ा है। ठीक, पार्सन्स के क्या है, ये मर्टन शिष्य हैं पार्सन के। चलिए, ये हमारे मर्टन जी हैं, इनको देख लीजिए, फिर आगे इनके बुक को समझेंगे। देखिए, इनकी ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट बुक यहाँ दी गई है, जो कि एग्जाम में पूछता है बहुत बार। तो पहली बुक है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। 2 भाग में 2 बार प्रकाशित हुई थी, 2 भाग में बटी थी। एक बार ये, एक बार ये। ठीक, 2 भाग में बटी थी। उसके बाद द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस और सोशल स्ट्रक्चर एंड एनॉमी। ये बुक आप एकदम से याद कर लीजिएगा। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर मर्टन से क्वेश्चन आता है बुक से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन चांसेस यही होते हैं, 90% चांसेस यही होते हैं कि यही बुक पूछेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को आप एकदम से याद रख लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। मर्टन ने एक सिद्धांत दिया था, मध्य अभिसीमा सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी। देखिए, मर्टन जो है फंक्शनलिस्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी इनको कहा जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में बात करता है। ठीक, अर्थात संरचना को प्रकारवादी नजरिए से देखता है, उसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। पार्सन्स भी थे, मर्टन भी हैं, रेडक्लिफ ब्राउन भी हैं। ये सभी लोग क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं। अब हम आगे समझेंगे मध्याभिसीमा सिद्धांत। तो देखिए, जैसा कि हम पार्सन्स के वीडियो में देख चुके हैं, पार्सन्स जो है, ये हम समझते हुए चलेंगे। पार्सन्स पार्सन्स बहुत बड़े प्रकारवादी थे, फंक्शनलिस्ट थे, जो प्रकारवाद को अपने चरम तक लेके गए थे। और ये कहते हैं, पार्सन्स जो है, ये ऐसा सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं जो पूरे समाज को एक ही बार में अध्ययन कर ले। अर्थात ये वृहद सिद्धांत, ठीक, मैक्रो थ्योरी देते हैं। क्या? मैक्रो थ्योरी। मैक्रो थ्योरी देते हैं जो पूरे समाज की घटनाओं को, जैसे मैथ होता है, मैथ आप देखे होंगे, मैथ एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले से जो भी क्वेश्चन आएगा, उस फॉर्मूले को आप रख देंगे, वो दुनिया किसी भी कोने से क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एक थ्योरी बनाने का प्रयास करते थे, एक सिद्धांत बनाने का प्रयास किए पार्सन, जो कि किसी भी समस्या पे उसको लागू किया जाए तो आपको समस्या पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए, समाजशास्त्र का अध्ययन करने में 2 तरह के सिद्धांत हैं। अगर आप देखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। 2 तरह के सिद्धांत हैं जो समाजशास्त्र में। एक है मैक्रो। क्या है? मैक्रो। और एक है माइक्रो। ठीक, अब देखिए, इसको वृहद सिद्धांत कहते हैं, इसे सूक्ष्म सिद्धांत कहते हैं। आई बात समझ में? वृहद सिद्धांत का मतलब ये है कि ऐसे सिद्धांत जो सामाजिक घटनाओं को, वो किसी भी समाज में हो रहा है, अगर उस सिद्धांत को रख दिया जाए, चीजें अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, मतलब एक वृहद रूप में घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। ठीक, वृहद सिद्धांत। और माइक्रो अर्थात सूक्ष्म सिद्धांत जो है, छोटी छोटी घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। ये एक व्यक्ति पर लागू करके घटनाओं को समझने का प्रयास करता है, ना कि पूरे समाज पर लागू करके। आई बात समझ में? अब देखिए, जो समाज शास्त्र में स्टार्टिंग के सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्टार्टिंग वाले, जैसे मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, अगस्ट कॉम्ट हो गए, दुर्खीम हो गए, ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग मैक्रो थे। ठीक, मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि दुर्खीम, ये सारे सिद्धांत जो सिद्धांतवादी हैं, ये ऐसी थ्योरी देने का प्रयास किया जो पूरे समाज को एक ही बार में समझ ले। ठीक, उसके बाद माइक्रो सिद्धांत आता है, सूक्ष्म सिद्धांत। ठीक, एथनोमेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? माइक्रो सिद्धांत में, सूक्ष्म सिद्धांत में आ जाती है, जो पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति अर्थात सब्जेक्टिविटी पे ध्यान देती है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब मिडिल रेंज थ्योरी क्या है, यहीं से आप समझ सकते हैं। मिडिल का मतलब होता है मध्य, ठीक, मिडिल का मतलब होता है मध्य, मतलब बीच का। इन दोनों के बीच में जो गैप है, यही थ्योरी मर्टन देते हैं। मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्र इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम जो है कि हम एक सिद्धांत बना दें और वो पूरी घटनाओं को एक बार में समझ लें। तो ये यहाँ पार्सन्स की आलोचना करते हैं, बात यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पार्सन्स की आलोचना करते हैं और पार्सन्स की आलोचना करते हुए ये मध्य अभिसीमा सिद्धांत को देते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मर्टन किसकी आलोचना करते हुए मध्य अभिसीमा सिद्धांत को दिए हैं, तो किसकी आलोचना, अपने गुरु पार्सन्स की आलोचना करते हुए। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहता क्या है। मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहता है कि न तो हमें इससे समाज को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना ही सूक्ष्म सिद्धांत से समाज को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, हमें एक ऐसा आदर्श सैंपल लेना चाहिए, अर्थात बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जो समाज को सही ढंग से समझ पाए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो यहाँ देखेंगे इस सिद्धांत का जन्म जो है मर्टन पार्सन्स के वृहद सिद्धांत की आलोचना करते हुए किए। व्याख्या मर्टन की पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में करते हैं। ठीक, अब बताते हैं मर्टन कि मध्य अभिसीमा सिद्धांत को कौन कौन से हैं। संदर्भ समूह जो है मध्य अभिसीमा सिद्धांत के उसमें दायरे में आता है। सामाजिक नियंत्रण हो गया, दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत हो गया, अर्थात एक एक टॉपिक को लेके कुछ लोगों पर अध्ययन किया गया है, तो वो क्या हो गया, मध्य अभिसीमा सिद्धांत। ना कि समाज के सारे लोगों का अध्ययन करिए और ना ही किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करके सारे लोगों पे वो निर्णय निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा मध्य अभिसीमा सिद्धांत। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मर्टन प्रकारवाद की बात करते हैं। मर्टन का प्रकारवाद क्या है, सबसे पहले आप समझेंगे। तो मर्टन जो है पैराडाइम देते हैं, ठीक, पैराडाइम अर्थात मॉडल देते हैं। मॉडल प्रकारवाद के मॉडल को अगर कहते हैं कि अगर किसी भी समाज में किसी घटना को समझना है तो इस पैराडाइम से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये प्रकार को 3 भागों में बांटते हैं। फंक्शन को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला क्या है, फंक्शन, दूसरा क्या है, डिसफंक्शन, ठीक, डाई फंक्शन, तीसरा नॉन फंक्शन, ये एंड नहीं है, नॉन फंक्शन है। ठीक, नॉन फंक्शन होगा। पहला प्रकार्य, दूसरा दुष्प्रकार, तीसरा अप्रकार्य। अब ये तीनों चीज होती क्या है, तो यहाँ हम समझेंगे। प्रकार्य क्या होता है, प्रकार्य अर्थात समाज में अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है, ठीक, और उस व्यवस्था से व्यक्ति अनुकूलन करता है तो उसको प्रकार्य कहते हैं। अर्थात जैसे स्कूल में ड्रेस होता है, बच्चा जो है अगर स्कूल जाता है और जो ड्रेस लागू हुआ है उस ड्रेस को पहन के जाता है, अर्थात वो स्कूल के रूल्स को क्या करता है, फॉलो कर रहा है, वो स्कूल के रूल से क्या करता है, अनुकूलन कर रहा है। ठीक, तो उसे हम प्रकार्य कहते हैं। अब यहाँ समझेंगे, अगर ट्रैफिक रूल बने हुए हैं और व्यक्ति ट्रैफिक रूल का फॉलो करें, रेड लाइट जलने पे वो जाएं, रेड लाइट जलने पे रुक जाएं, ग्रीन लाइट जलने पे वो आगे जा सकते हैं, येलो लाइट जलने पर रेडी हो सकते हैं। हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, सीट बेल्ट पहन के जो है फोर व्हीलर चलाएं। ये जो रूल्स है, अगर इस रूल का फॉलो किया जाता है तो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रकार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। अर्थात समाज से अनुकूलन करने वाली जो व्यवस्था होती है वो फंक्शन होती है। अब दूसरा है दुष्प्रकार्य, ठीक, डाई फंक्शन। इसमें क्या होता है, समाज में व्यवस्थाओं से अनुकूलन नहीं किया जाता है, ठीक, इसी व्यवस्था में दुष्प्रकार से ही विचलन पैदा होता है। अब यहाँ कैसे क्या होता है कि मान लीजिए स्कूल में ड्रेस लगा हुआ है और आप ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं, हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाते हैं, ठीक, सीट बेल्ट लगा के आप फोर व्हीलर्स नहीं चलाते हैं, ठीक, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और जो है कि जो पुलिस वाले हैं या आर्मी है अपने वर्दी को नहीं पहनते हैं, ड्यूटी पे बिना वर्दी के जाते हैं, आप गलत समय पे जो है ऑफिस जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं कोई गलत समय पे, तो ये सब किस क्या आ जाएगा, दुष्प्रकार आ जाएगा। ठीक, ये दुष्प्रकार में आ जाएगा। अब हम तीसरा समझते हैं अप्रकार्य। अप्रकार्य क्या होता है, ठीक, नॉन फंक्शन क्या होता है, ये ऐसा प्रकार होता है जिसको करने से, अगर करता इस ऐसे प्रकार को करता है तो उससे समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। अर्थात जैसे आप हॉस्टल में हैं, हॉस्टल में, और हॉस्टल में आप देर रात तक पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो पढ़ाई आप 1 बजे तक कर रहे हैं या रात भर पूरी रात कर रहे हैं, तो अब उसके आपकी पढ़ाई से समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ना ये फंक्शन होगा ना ये डिसफंक्शन होगा। ठीक, आप देर रात में खाना खा रहे हैं, खाना 12 बजे पहले खा ले रहे हैं या 12 बजे के बाद खा रहे हैं, इससे किसी समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, अप्रकार्य हो जाएगा। ये बिल्कुल निष्क्रिय होता है, सोसाइटी में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखते हैं प्रकार्य को, व्यवस्था को बचाए रखने के लिए व्यवस्था में अनुकूलन करें, ये प्रकार्य होता है। ये चीज तो हम यहाँ आपको बता ही दिए हैं। अब प्रकार्य को दो भागों में बांटते हैं, फंक्शन को ये दो भागों में बांटते हैं, प्रकट प्रकार और प्रच्छन्न प्रकार। प्रकट प्रकार क्या होता है, ऐसा प्रकार है जिसे पूरा होने का विश्वास व्यवस्था को हो। ठीक, अर्थात आपको जेआरएफ निकालना है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको भरोसा है कि जेआरएफ निकल जाएगा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकट प्रकार। अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसके गोल से आप क्या है, अनभिज्ञ नहीं है, उसके गोल को आप जान रहे हैं कि हमें ये चीज, ऐसे काम करेंगे तो ये चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब जैसे कोई धार्मिक रैली निकलती है, जैसे दशहरे का मेला हुआ, ठीक, दुर्गा पूजा हुआ, या दिवाली, या ताजिया, मुसलमानों में ताजिया हुआ, रैलियां निकलती हैं। तो वो रैलियां जो होती हैं उसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं, क्यों निकलती हैं, आस्था बढ़ाने के लिए या अपने आस्था को दिखाने के लिए। ठीक, तो वो उसका क्या हो गया, प्रकट प्रकार हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन उसको कहते हैं। और प्रच्छन्न प्रकार क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रकार है, प्रच्छन्न प्रकार एक ऐसा प्रकार है जो व्यवस्था जो चीज करने के लिए काम करती है वो ना होके एक ऐसा काम हो जाता है जिसकी उम्मीद न की गई हो। अर्थात जेआरएफ के लिए आप मेहनत तो कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए आप मेहनत कर, खूब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका नेट भी ना हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आपने सोचा ही नहीं था कि मेरा नेट भी नहीं हो सकता, आप तो जेआरएफ के लिए उम्मीद करके बैठे थे, तो ये आपका प्रच्छन्न प्रकार हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हम दें कि अगर मान लीजिए दशहरे का मेला है, या रामलीला हो रहा है, या ताजिया निकला हुआ है, या कोई भी ऐसी धार्मिक चीजें, धार्मिक जो है कि रैली निकली हुई है। अब उस धार्मिक रैली में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उत्पात मचाते हैं, जो लोग क्या करते हैं उस रैली को किसी न किसी रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक, तो आप जो चाहे थे उसमें दंगे भड़क गए, तो आप चाहे थे क्या कि धार्मिक रैली का उद्देश्य क्या हो, धार्मिक जागरूकता बढ़ाने का हो, लेकिन वहां क्या हो गया, ऐसे प्रकार छुपे हुए थे जिसे व्यवस्था क्या बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक, व्यवस्था उसको नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गया, उसमें छुपा हुआ था, तो वही प्रच्छन्न प्रकार होता है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से सर। अब हम आगे देखते हैं, मर्टन ने प्रकार्यात्मक विचारों को चुनौती दिया है। ठीक, जो मर्टन के पहले फंक्शनलिस्ट हैं उनको ये चुनौती देते हैं। ठीक, और कौन कौन से तीन विचार हैं जिनको चुनौती देते हैं, पहला इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रकार्यात्मक एकता को चुनौती देते हैं। ये प्रकारात्मक एकता किसकी है, रेडक्लिफ ब्राउन की है। सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के सिद्धांत को चुनौती देते हैं, ये किसकी है, मेलानोस्की है। अब प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता को चुनौती देते हैं, ये भी मेलानोस्की की है। ठीक, उससे बात करते नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपको। अब इसके आगे का जो भी है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक अगर चीजें समझ में आ गई हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।